नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पर पढ़ा रहे थे। देखिए फ्रेंड, इस किताब से संबंधित हमने 2 सीरीज चलाई थी। एक तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन और दूसरा जो उसमें चैप्टर दिए गए हैं यानी कि अध्यायवार जो सीरीज है वो चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर पढ़ा रहे थे। और आज उसका अगला भाग है जिसमें हम आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें गोरखा शासन, अंग्रेज शासन और उसी के साथ साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले की क्लास जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था पंवार काल में जो सुबकारपति है वो राजकीय भोजन का प्रभारी होता था, यानी कि किचन का जो प्रमुख होता है वही क्या था, सुबकारपति हुआ करता था। इसमें हमने पंवार वंश से संबंधित जो टैक्स थे या फिर जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गोरखा शासन, क्योंकि गोरखाओं ने उत्तराखंड में काफ़ी समय शासन किया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए फ्रेंड, जो गोरखा शासन है वो 1790 से उत्तराखंड में स्टार्ट होता है और लगभग 1815 के मध्य तक चलता है। इस बीच उनके बहुत सारे जो सूबा हैं या सूबेदार हैं वो उत्तराखंड में शासन करते हैं और अपने तरीके से उत्तराखंड की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। बताया था कैसे पंवार वंश का अंत होता है और किस प्रकार से चंद वंश का अंत होता है और गोरखों का उत्तराखंड में आगमन होता है। आज हम पढ़ेंगे गोरखा शासन। जैसे ही 1790 में कुमाऊं का अंतिम शासक महेंद्र चंद है, इसको वो पराजित करते हैं और कुमाऊं में अपना शासन स्थापित करते हैं। इसी के बाद 1791 में लंगूरगढ़ पर गढ़वाल में आक्रमण करते हैं और प्रद्युमन शाह के साथ 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, जिसके तहत गोरखे वापस चले जाते हैं और कुमाऊं में अपना शासन निरंतर चलाते हैं। तो ये सब कुछ हो गया था जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बताया था। देखिए फ्रेंड, जो परीक्षावाणी में चैप्टर दिए गए हैं उसमें ये पूरा नहीं दिया गया है, इसीलिए मैंने सिंगल लाइनर क्वेश्चन की भी क्लास साथ साथ चलाई है। आपको वो क्लास भी देखनी है, क्योंकि उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट दिए गए हैं, जैसे अंग्रेज कमिश्नर हुए हैं, गोरखा सूबा हुए हैं, या फिर टिहरी के नरेश, पंवार नरेश और श्रीनगर में जो पंवार नरेशों ने शासन किया है उनके स्थापना से लेकर सब कुछ उसमें दिया गया है, जो कि मैंने पढ़ाया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गोरखा शासन से स्टार्ट होगा। गोरखा शासन यानी कि जो नेपाल के शासक थे वो गोरखा कहलाते थे, जो नेपाली शासक हुए हैं, जो कि लड़ाई में काफ़ी साहसी और बहादुर हुआ करते थे। आज भी भारतीय सेना में जो गोरखा रेजिमेंट है वो काफ़ी बहादुर मानी जाती है, खासकर पहाड़ी युद्ध के लिए ये काफ़ी मशहूर है। ये प्रारंभ से ही लड़ाकू और काफ़ी साहसी हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, 1790 में सर्वप्रथम कुमाऊं में ये अपना शासन स्थापित करते हैं और 1791 में लंगूरगढ़ पर आक्रमण करते हैं। उस समय गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह है और इनके बीच 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, जिसके तहत गोरखा वापस चले जाते हैं। फिर से 1803-4 में जब भूकंप आता है तो 1804 में ये गढ़वाल को अपने कब्जे में लेते हैं और निरंतर अपना शासन चलाते हैं। और जो गोरखाओं का शासन था ये एक सेना शासन था या फौजी शासन था। तो 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल पर अधिकार करने के बाद इन्होंने सैन्य शासक की तरह शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाली शासक रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सूबा और सूबेदार प्रशासन संभालते थे, यानी कि जो यहाँ का कार्य है वो सूबा या सूबेदार संभालता था। और उस समय जो नेपाल के राजा थे वो रण बहादुर शाह थे, इन्हीं के अधीन पूरा उत्तराखंड चले गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं का पहला सूबे की बात करें तो जोगामल शाह था, जो कि गोरखों की ओर से नियुक्त किया गया था। सूबे की सहायता के लिए एक काजी जो कि नायब सूबा होता था और एक सैन्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः 25 और 10.5 वर्ष का रहा है, जो कि अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण रहा था, जिस कारण इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अत्याचार किया है, लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगाए हैं, लोगों को परेशान किया है, जिस कारण इनके शासनकाल को गोरख्याली नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तराखंड में गोरखों के अत्याचारी शासन को क्या कहा गया है, तो गोरख्याली नाम से संबोधित किया गया है। और कुमाऊं में इन्होंने 25 साल शासन किया है, जबकि गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक लगभग 10.5 साल शासन किया है, यानी कि पूरे उत्तराखंड में 1790 से लेकर 1815 तक इन्होंने शासन किया है। अगला पॉइंट है, गोरखाओं ने दास प्रणाली, बेगार प्रणाली, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, इनके माध्यम से खूब शोषण किया, यानी कि जनता का दमन किया, जनता का शोषण किया। इन्होंने अनेक प्रकार से मनमाने टैक्स लगाए थे। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त जोगामल शाह के नेतृत्व में हुआ था, जो कि कुमाऊं का पहला सूबा था। तो जोगामल शाह ने 1791-92 में
पहला भूमि बंदोबस्त कराया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोरखे बौद्ध एवं हिंदू दोनों धर्मों को मानते थे और मांस और मदिरा के प्रेमी होते थे। गोरखाओं के धर्म की बात करें तो ये बौद्ध और हिंदू दोनों होते थे। गोरखाओं का जो प्रमुख त्योहार था वो दसाई था, यानी कि दशहरा था। इसके अलावा दुर्गा पूजा में भी विशेष रुचि रखते थे। इनकी राजभाषा की अगर बात करें तो गोरखाली इनकी राजभाषा थी और इनके जो हथियार थे, खुकरी, खांडा, छुरी, तलवार, भुजाली आदि इनके प्रमुख हथियार थे। देखिए फ्रेंड, इनके हथियार बनाने का जो प्रमुख केंद्र था वो गढ़ी था। गढ़ी नेपाल में एक जगह है जहाँ पर नेवार जाति के लोग गोरखों के हथियार बनाते थे। गोरखों के हथियार कौन बनाते थे? तो नेवार जाति के लोग बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर 1815 के शुरू तक गढ़वाल को मुक्त करा दिया। देखिए फ्रेंड, जैसे ही गढ़वाल पर 1803-4 में आक्रमण होता है, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं और उनके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखे नेपाल में ले जाते हैं और वहाँ उनको कैद करते हैं। जब तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसके आमंत्रण पर अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ से पराजित किया? तो सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर। इन्होंने कभी आमंत्रण किया? तो 1814 में किया था और 1814 से ये अंग्रेज उत्तराखंड पर अपना शासन जमाना चाहते हैं और गोरखों को यहाँ से परास्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के जो महंत थे वो हरसेवक थे और हरसेवक को गोरखों की दिव्य प्रथा से भी गुजरना पड़ा था। इनकी 3 दिव्य प्रथाएं थी, जिसमें से एक थी कड़ाई दीप, जिसमें गर्म तेल में हाथ डालना होता था। अगर हाथ जल गया तो दोषी है, नहीं जला तो दोषी नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने कुप्रथाएं चलाई थी। नेक्स्ट है, अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को, 15 मई 1815 को जनरल अख्तर लोनी ने मलावगढ़ के किले को गोरखों से जीता था। तो ये पॉइंट याद रखना है, अल्मोड़ा से गोरखों को किसने परास्त किया था? कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने परास्त किया था। और जो अख्तर लोनी थे ये पश्चिमी नेपाल की ओर भेजे गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इन्होंने मलावगढ़ का किला जीता था और मलावगढ़ की संधि होती है 15 मई 1815 को। ये भी आपको याद रखना है, मलावगढ़ की संधि 15 मई 1815 को। नेक्स्ट है, इस प्रकार 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से मुक्त करा लिया गया। तो कुमाऊं गोरखों से मुक्त कब हुआ? तो मई 1815 में हो गया था। गोरखे यहाँ से चले गए थे। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815 को संगोली, जो कि चंपारण जिला बिहार में है, की एक संधि होती है जिसको संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य हुई थी। तो संगोली की संधि कब हुई? तो 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है और संगोली कहाँ है? तो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को फिर से पराजित किया, जिस कारण अंततः गोरखों को ये संधि माननी पड़ती है। और अंततः ये संधि कब मानेगी? तो 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार कर लिया। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, संगोली की संधि कब होती है? तो 2 दिसंबर 1815 को। और जो संगोली की संधि है इसकी अंतिम रूप से पुष्टि कब होती है? तो 4 मार्च 1816 को होती है। नेक्स्ट है, इस संधि के अनुसार गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया। गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों को सौंप दिए। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं ब्रिटिश सेना में भर्ती होना स्वीकार किया। तो ये सारी शर्तें किसकी थी? तो संगोली की संधि की थी कि गढ़वाल और कुमाऊं को छोड़ना होगा। इसी के साथ साथ नेपाल का जो दक्षिणी भाग है, जो गोरखपुर क्षेत्र है, वो भी छोड़ना होगा और काठमांडू में एक ब्रिटिश अधिकारी यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना होगा, जो कि नेपाल सरकार के खर्चे पर होगा और गोरखे ब्रिटिश सेना में भर्ती होंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि गोरखे काफ़ी बहादुर और साहसी थे, जिस कारण ये शर्तें अंग्रेजों ने गोरखों के सामने रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के पश्चात कुमाऊं एवं गढ़वाल का प्रशासन अमर सिंह थापा के तथा रणजोड़ थापा के हाथों में चले जाता है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 14 मई 1804, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं और गढ़वाल क्षेत्र किसके अधीन चले जाता है? अमर सिंह थापा और रणजोड़ सिंह थापा। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल में गोरखों के प्रशासक का कार्य हस्तिदल शाह ने किया था, यानी कि गढ़वाल जब विजित किया जाता है तो गढ़वाल की प्रशासनिक व्यवस्था कौन करता है? तो हस्तिदल चौधरी या हस्तिदल शाह करता है। अब हम पढ़ेंगे गोरखाकालीन जो टैक्स थे, गोरखों ने क्या क्या यहाँ पर टैक्स लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये परीक्षावाणी में चैप्टर दिए गए हैं या अध्याय दिए गए हैं, इसमें पूरा नहीं दिया है इन्होंने, इसीलिए मैंने सिंगल लाइनर क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई है, उसमें सब कुछ दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट में परीक्षावाणी ने दिया है, तो आपको दोनों सीरीज देखनी है, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और जो अध्याय है।
तो ये दोनों आपको देखनी है, तभी जाके आपके समझ आएगा। नेक्स्ट है गोरखाकालीन कर। इसमें पहला कर है कुशई कर, जो कि ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। देखिए फ्रेंड, जो ये कुशई कर है ये गोरखों द्वारा कब लगाया गया, तो 1797 ईस्वी में लगाया गया। नेक्स्ट है पुंगाड़ी कर। तो पुंगाड़ी कर एक भूमि कर था और इस कर से गोरखे सैनिकों का वेतन देते थे। नेक्स्ट है टीका कर। ये विवाह के अवसर पर देना होता था। विवाह के अवसर पर जो टैक्स लिया जाता था वो टीका या भेंट होती थी। नेक्स्ट है सायर कर। सायर सीमा या चुंगी कर होता था, जबकि जो टान कर था वो बुनकरों से लिया जाता था। नेक्स्ट है घुरई पिछई कर। तो घुरई पिछई कर या इसी को मौकर भी कहते थे। प्रत्येक परिवार पर ये गृह कर होता था, यानी कि प्रत्येक परिवार से ये लिया जाता था। नेक्स्ट है सोनिया फागुन। सोने फागुन गोरखा त्योहारों के खर्च हेतु लिया जाने वाला कर था। पगड़ी या पगड़ी कर ये संपत्ति हस्तांतरण पर लिया जाता था, जो स्टेट ड्यूटी होती है। तो संपत्ति हस्तांतरण पर कौन सा टैक्स था, पगड़ी या पगड़ी कर। देखिए फ्रेंड, जो इनके कर वसूलने के नियम थे उनको कहते थे बलि। तो बलि क्या था, कर वसूलने के गोरखों के नियम थे, तो उन्हीं को बलि कहा गया है। सलामी। सलामी एक प्रकार का नजराना होता था, जबकि जो मिजारी था ये शिल्पियों एवं जागरियों से वसूला जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिजारी कर शिल्पियों एवं जागरियों से वसूला जाता था, जो शिल्पकर्मी होते हैं। नेक्स्ट है गोरखा काल में कठुआ ब्राह्मण दास होते थे। विचारी न्यायाधीश को कहते थे, जबकि ढाकरिया रिटायर्ड सैनिक जो होते थे, यानी कि पेंशन प्राप्त अधिकारी होते थे, रिटायर्ड सैनिक होते थे। और इसके अलावा एक जागरिया होता था। जागरिया ये ऑन ड्यूटी सैनिक होते थे, यानी कि कार्यरत सैनिक होते थे। नेक्स्ट है कामी। तो कामी शिल्पकर्मी होते थे और दसरा को ये दसाई कहते थे, क्योंकि इनका प्रमुख त्योहार दसरा था, तो इसको ये दसाई कहते थे। अगला पॉइंट है अंग्रेजी शासन गोरखों को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा के पश्चिमी भाग यानी कि टिहरी गढ़वाल क्षेत्र को परमान रे सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जबकि अलकनंदा का पूर्वी भाग जो ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है एवं देहरादून का क्षेत्र अपने पास रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है जो देहरादून क्षेत्र था इसको उत्तर पूर्वी प्रांत के सहारनपुर जिले में शामिल किया गया और ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर दिया गया और एक गैर विनियमित यानी कि नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया के रूप में शासित करने के लिए कमिश्नर के अधीन रखा गया। तो ये आपको याद रखना है, जब अंग्रेजों ने देहरादून क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया तो इसको किस क्षेत्र में शामिल किया, तो सहारनपुर जिले में शामिल किया और ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी नाम देकर वहाँ पर एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई और उसको कमिश्नर के अधीन रखा गया। 1815 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया है। इसके बीच अंग्रेजों के टोटल 23 कमिश्नर यहाँ पर हुए हैं और जो 24वां कमिश्नर था स्वतंत्रता के बाद वो के.एल. मेहता थे। के.एल. मेहता ये 24वें थे, ये भारतीय थे, जबकि अंग्रेज कितने हुए हैं, 23 हुए हैं। नेक्स्ट है भूमि को थात कहा जाता था, जो जमीन होती थी उसको थात, और जो भूस्वामी यानी कि उस जमीन का मालिक होता था उसको थातवान कहते थे। ये सारा अंग्रेजी शासनकाल में कहलाता था। नेक्स्ट है खैकर। तो खैकर क्या होते थे, थातवान के कृषक होते थे, यानी कि जो भूमि का मालिक है उसके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको खैकर कहते थे। ये खैकर दो वर्गों में बंटे होते थे, एक तो कच्चे खैकर जो कभी भूस्वामी न रहे हों यानी कि जिनकी कभी अपनी जमीन न रही हो, दूसरे होते थे पक्के खैकर जो पूर्व में भूस्वामी रहे हो परंतु वर्तमान में उनके पास जमीन ना हो और किराए पर लेकर खेती करते हो। नेक्स्ट है सिरती। तो ये भी किसान होते थे। तो सिरती सिरतान भूमि के मालिक को वार्षिक किराया देते थे, अर्थात ये टेनेंट एट विल होते थे। यानी कि कहने का अर्थ है जो सिरतान कृषक थे ये भी कृषक होते थे सिरतान, जिससे इन सिरतानों ने जमीन किराए पर ली है उसको ये टैक्स देते थे यानी कि वार्षिक किराया देते थे, उसको कहते थे सिरती। तो सिरती क्या था, एक भूमि कर था जो कि सिरतान अपने भूमि के मालिक को दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं कुमाऊं कमिश्नर उन्हीं व्यक्तियों को सिरती या सिरतान के रूप में स्वीकार करते थे जिनके द्वारा बंजर भूमि का विकास करके वहाँ कई वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा हो। यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो सिरतान या सिरती उन्हीं किसानों को स्वीकार करते थे जिन्होंने बंजर भूमि का विकास किया है और कई वर्षों तक वहाँ कृषि कार्य किया हो, तो वही क्या थे, सिरतान या सिरती थे। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो तथ्य हैं, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति से जो उत्तराखंड पर प्रभाव पड़ा है, तो वहीं से उत्तराखंड में क्रांति की शुरुआत होती है। तो भारत में क्रांति की अगर बात करें, भारत में 1857 की क्रांति होती है, यहीं से अंग्रेजों का विरोध होना धीरे धीरे शुरू होता है। देखिए फ्रेंड, भारत में जगह जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व लोग कर रहे थे और इसका कुछ ज़्यादा असर उत्तराखंड पर नहीं पड़ा है। यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लोग इसीलिए नहीं गए हैं
क्योंकि अंग्रेजों से पहले गोरखों का शासन था जो कि काफ़ी अन्यायपूर्ण था। जब गोरखे यहाँ से चले गए और अंग्रेज आए, उन्होंने अपने तरीके से शासन चलाया, तो लोगों को वो शासन अच्छा लगा था। तो इसके कारण है 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था, क्योंकि अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन सुधारवादी लग रहा था। अंग्रेजों ने काफ़ी राहत दी थी। दूसरा कारण था कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे काफ़ी कुशल और उदार शासक था। ये लोगों के प्रति उदार था, यानी कि लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करता था। नेक्स्ट पॉइंट है टीरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी एवं राज्य में शिक्षा, संचार, यातायात के साधनों की कमी थी। ये भी एक कारण था। उपरोक्त बातों के बावजूद राज्य में कुछ छिटपुट आंदोलन होते रहे। तो जो छोटे छोटे आंदोलन थे उसमें सबसे पहले चंपावत जिले के बिसुंग गांव यानी कि लोहाघाट में बिसुंग गांव है कि कालो सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन जिसका नाम क्रांतिवीर था बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। यानी कि उत्तराखंड में सबसे पहले आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किसने चलाया था? तो चंपावत के बिसुंग गांव के कालो सिंह मेहरा ने चलाया था। इनका एक संगठन था क्रांतिवीर संगठन, जो इन्होंने बनाया था 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। तो पहले व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी है, तो वो कालू सिंह मेहरा है। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बागेश्वर जिले की बिश्नी देवी शाह जी हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम हेतु जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। ये आपको याद रखना है, स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तराखंड की जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? बिश्नी देवी शाह थी। जबकि उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहन सिंह मेहता थे। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र के ही हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। जब लोगों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया तो रैमजे ने एक अंग्रेज अधिकारी मैक्सवेल को हल्द्वानी से क्रांति का दमन करने के लिए भेजा, जिसमें ये सफल हो गया और हल्द्वानी फिर से अंग्रेजों के अधीन आ गया, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए थे। इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। तो जब 1857 की घटना हुई तो उसके बाद धीरे धीरे लोग समझ गए अंग्रेजों को यहाँ से भगाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना तथा 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा शुरू किए गए अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में किसने की है? तो बुद्धि बल्लभ पंत ने की है। इन्होंने ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सर्वप्रथम शुरू किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद होने चाहिए। और यहीं से लोगों में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ और फिर यहाँ के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगे। नेक्स्ट है 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र से ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1886 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ और राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में उन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में किसने की है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बंगाल विभाजन होता है सन 1905 में। इस विभाजन के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य पर काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ से भी लोग प्रेरित हुए हैं अंग्रेजों को भगाने के विरुद्ध। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से लेकर 17 के बीच व्यापक जन आंदोलन हुआ था, क्योंकि अंग्रेज वन नीति लाए थे जिसमें ज़्यादातर जो वन थे वो सरकारी घोषित किए गए और जनता को वनों का अधिकार कम दिया गया, जिस कारण 1911 से 17 के मध्य व्यापक जन आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना लिया। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ वन आंदोलन चल रहे थे, तो सारे नेता इकट्ठे होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे। अगला पॉइंट है राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की जाती है। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1912 में किसने की है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की है। नेक्स्ट है तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग जो स्वशासन होता है, आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी
बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल शाह, हेमचंद आदि ने 1914 में होम रूल लीग आंदोलन उत्तराखंड में चलाया था। देखिए फ्रेंड, भारत में होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसी की तर्ज पर 1914 में होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में भी होती है, कुमाऊं होम रूल लीग या उत्तराखंड में होम रूल लीग। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी पहली बार देहरादून की यात्रा पर गए थे, जबकि इससे पहले 1915 में 5 अप्रैल को गांधी जी कुंभ मेले में हरिद्वार आए थे। उसके बाद 1916 में देहरादून की यात्रा करते हैं। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? तो 30 सितंबर 1916 को नैनीताल के अंदर होती है और इसके अनेक अधिवेशन होते हैं, जैसे कि इसका पहला अधिवेशन 1917 में होता है अल्मोड़ा के अंदर, जिसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी करते हैं। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा में हुआ था, ये आपको याद रखना है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी। नेक्स्ट है, आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी बीच 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है, जिसको काला कानून या अंधा कानून कहते हैं। इसके विरोध में कुमाऊं परिषद ने भी काफ़ी प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की थी। कुमाऊं परिषद के बहुत सारे अधिवेशन होते हैं। पहला 1917 अल्मोड़ा में होता है, दूसरा 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में होता है। जो तीसरा अधिवेशन था 1919 कोटद्वार में होता है, जो कि गढ़वाल में पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी करते हैं। जो अगला अधिवेशन है 1920 में होता है टनकपुर चंपावत के अंदर, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत करते हैं। उसके बाद 1923 में होता है काशीपुर के अंदर, काशीपुर जो कि उधम सिंह नगर में है, और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे करते हैं। और जो कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन है वो 1926 में रानीखेत अल्मोड़ा गनियातोली में होता है और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदीलाल करते हैं। जैसे ही 1926 का अधिवेशन हो जाएगा, उसके बाद 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 1916 में स्थापना हुई थी, 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में किया जाता है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मुकुंदी लाल थे। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ, क्योंकि सारा कुछ कुमाऊं में हो रहा था, इससे गढ़वाल के लोग भी प्रेरित हो गए। और सबसे पहले 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जबकि कुमाऊं कांग्रेस कब की है? तो 1912 की है। और 6 साल बाद 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों नेताओं ने, यानी कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, इन्होंने 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। तो गढ़वाल से 2 नेता थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की और बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया है। तो बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो 1929 में महात्मा गांधी ने किया है। और 13 जून से 4 जुलाई तक इन्होंने कुमाऊं की यात्राएं की है। और कौसानी में अपने 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी और यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिकाओं के लिए कुछ लेख भी लिखे हैं। तो गांधी जी की 2 पत्रिकाएं थी, एक तो है यंग इंडिया और दूसरा है नवजीवन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आते हैं। तो किसकी पत्रिकाएं हैं? तो गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। और गांधी जी ने कौसानी में कितने दिनों तक निवास किया है? तो 12 दिनों तक निवास किया है। तो इन्हीं पत्रिकाओं में इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये भी आपको याद रखना है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट है, 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी गढ़वाल की यात्रा करते हैं और गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं आयोजित करते हैं। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया जाता है और कई स्थानों पर नमक बनाया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर नमक सत्याग्रह चल रहा होता है, जिसका प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ता है। और साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ जो 78 सत्याग्रही गए थे, उनमें से उत्तराखंड के ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से किसने भाग लिया? तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। और दांडी यात्रा
कहाँ से निकाली गई थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक निकाली गई थी, जिसमें टोटल 78 सत्याग्रही थे। ये यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक निकाली जाती है। इसी दिन नमक कानून टूटता है, यानी कि 6 अप्रैल को टूटता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन, तो 1930 दुगड्डा में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दुगड्डा में हुआ था। नेक्स्ट है आज़ादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक जो नगरी है दुगड्डा अहम भूमिका रही है, क्योंकि गढ़वाल में जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी राजनीतिक कार्य हुए हैं, उनका जो प्रमुख स्थान था वो दुगड्डा था, जो कि लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी के मध्य बसाया गया है। नेक्स्ट है दुगड्डा में आंदोलनों की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। तो दुगड्डा में जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे उनकी जो रूपरेखा तैयार की जाती थी तो धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में की जाती थी। देखिए फ्रेंड, जो दुगड्डा बसाया है वो धनीराम मिश्र ने ही बसाया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था, लेकिन अब यह अमूल्य धरोहर खंडर में तब्दील हो गया है। यानी कि इसका जो प्रभाव था 1942 तक पड़ा है। जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो उसके बाद इसको भी बंद किया जाता है, जो कि खंडर में बदल जाता है। अगला है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। इसमें 2/18 गढ़वाल राइफल के जो सैनिक हैं उनमें से जो प्रमुख थे चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इनके नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया जाता है। इसी घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। तो पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। जो बीरचंद सिंह गढ़वाली थे किस गढ़वाल राइफल से संबंधित थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। अगला पॉइंट है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 23 अप्रैल को, कि 23 अप्रैल को जो पेशावर कांड हुआ है तो उसी को याद करते हुए गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान किया। यानी कि जो आंदोलन हो रहे थे उसमें अब युवा लोग भी जुड़ने लग गए। 1930 में गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड होती है, जिसमें राज्य के प्रमुख व्यक्ति भवानी सिंह रावत जी थे। तो गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल राज्य के कौन से व्यक्ति थे? तो भवानी सिंह रावत थे। कब होता है? तो 1930 को होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, जिससे वह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। तो गांधी आश्रम की स्थापना किसने की है? तो 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा जो कि अल्मोड़ा सोमेश्वर में स्थित है तो वहीं पर की थी। देखिए फ्रेंड, इस गांधी आश्रम से लोग काफ़ी जुड़ गए थे और राजनीतिक गतिविधियां यहाँ से कर रहे थे। तो अंग्रेजों द्वारा इसको अंततः बंद कर दिया गया। तो 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया। तो गांधी आश्रम बंद कब हुआ? तो 2 सितंबर 1942 में। जबकि खोला कब गया? तो 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो इसके बाद जो अगली क्लास होगी, उत्तराखंड में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसका प्रभाव पड़ता है। भारत में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसी के कारण उत्तराखंड में भी ये प्रभाव पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।